तो आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, कैसे बनता है उसका फॉर्मेट देखा। और आज हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने प्रॉफिट या लॉस हमने कैलकुलेट किया था, वो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मान लो प्रॉफिट है, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट। नेचर वाइज ये भी नॉमिनल अकाउंट है, वही एक्सपेंस डेबिट में आएंगे और इनकम क्रेडिट में आएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वहां से ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। और अगर लॉस आया था, नोट करते रहो साथ के साथ, कुछ भी नहीं, सिंपल है, टू ग्रॉस लॉस बीडी। डिस्टर्बेंस होती है। अब जितनी भी हमारी इनकम है, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती है। सबसे सिंपल बात, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। हमने देखा था लास्ट क्लास में, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था सेल और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सारी इनकम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनकम तो क्रेडिट में ही आएंगी। जैसे कि लिखते रहो, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये जो भी इनकम है, सारी की सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। दिक्कत आती है पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है कि ये जो एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ट्रेडिंग में डालें कि प्रॉफिट एंड लॉस में डालें। वैसे मैंने निशानी बताई थी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो दो कैटेगरी के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे और परचेज के खर्चे। यानी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और बाकी भी कोई खर्चे हैं सारे अंट फंट जो भी हैं तो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ लिमिटेड एक्सपेंसेस जाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े। तो यहाँ पर हजारों खर्चे तो मैं लिख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ खर्चों के टाइप बता देता हूँ कि ये टाइप के खर्चे हैं जी, हाँ आते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सैलरी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, लिखते रहो, यही कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको लिखोगे तो याद भी हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ जाती है। रेंट, सैलरी, रेंट, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग। यानी पावर ट्रेडिंग में जाती है और लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, क्योंकि वेजेस फैक्ट्री का खर्चा है और सैलरी ऑफिस का खर्चा है। पावर फैक्ट्री में यूज होती है, लाइट ऑफिस में यूज होती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे और खर्चे। तो इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हेडिंग थी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, कैरेज ऑन सेल, या जैसे कैरेज आउटवर्ड भी बोल देते हैं हम लोग, फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट ऑन सेल या फ्रेट आउटवर्ड एक ही बात है। हेडिंग है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसमें तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बेड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, वैसे डिस्काउंट अलाउड फाइनेंसिंग में आता है, हाँ, चलो। और उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं छोटे मोटे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ऐसे तो मतलब सारी लिस्ट तो बन नहीं सकती, हजारों खर्चे सारे तो मैं लिख ही नहीं सकता। अब बस ये है कि अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो वो नेट प्रॉफिट है। हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगा के सामने लिख के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो अभी नोट कर रहे हो तो फटाफट हाथ चलाओ, फटाफट नोट कर लो इसको, क्या हाल है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ना, इसकी बात चल रही थी। तो जैसे गुड सोल्ड टू अजय, हमने अजय को गुड सेल किया और वो कह रहा 3 महीने में पेमेंट करूंगा। अजय कौन है हमारा? डेटर। लेकिन हमने अजय को बोला भाई लिखकर साइन करके दे, इस दिन इतने पैसे देगा। प्रॉमिस जो है तो रिटर्न में दे प्रॉमिस। अब उसको डेटर की लिस्ट से उसका नाम हटा देंगे और कहां डाल देंगे? बिल्स रिसीवेबल, बीआर। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर एक ही बात है, उसको कंबाइंडली बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब जिनको हम माल बेचते हैं और जिनसे हमने पैसे लेने हैं, ऑरली लेने हैं या रिटर्न में लेने हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। तो हम बना रहे हैं हम इसके बाद बैलेंस शीट। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है जैसे डेटर एसेट्स होते हैं, और बिल्स पेबल लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक बात ध्यान रखना कि एक डेट को बनती है, इसलिए इसमें लिखते हैं एज एट। बैलेंस शीट एक पीरियड की नहीं होती, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है कि इस पर्टिकुलर डेट को हमारी असेट्स और लायबिलिटी कितनी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक पीरियड के होते हैं, वो एक पीरियड के हमें प्रॉफिट बताते हैं कि इस पूरे पीरियड में हमारी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितने, नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमें। और बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लायबिलिटी बोलते हैं जिसको हम, एक को बोलते हैं हम असेट साइड। अमाउंट हो गई, पर इसमें गलती से ऊपर डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, क्योंकि तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है एक तरीके से। मैं कुछ कहना जा रहा था भूल गया, चलो कोई नहीं। तो लायबिलिटी और असेट्स दो कैटेगरी हो गई। पहले असेट्स की बात कर देते हैं। असेट्स वैसे करंट असेट्स होती हैं, फिक्स असेट्स होती हैं, मार्शलिंग होती है, या कह लो हम उसको लिक्विडिटी के बेस पर दिखाते हैं जनरली। तो लिक्विडिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, जो पहले लिक्विड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, उनको ऊपर दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स को नीचे दिखाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं लिख देता हूँ कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, एलबीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये सब कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स।
विद इन ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है ये हमारी करंट असेट्स है। हम लिक्विडिटी के बेस पे लेके चल रहे हैं कि जो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर नीचे नॉन करंट असेट्स आएंगी। नॉन करंट असेट्स में भी पहले उनको लिखेंगे थोड़ा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लास्ट में उनको लिखेंगे जो सबसे मुश्किल होती है, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्सचर। ऐसे इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए था मुझे इसमें, चलो एक ही बात। इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और सबसे लास्ट में इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जो प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होके लिखेंगे कि कैसे? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश। एक तो हमारा कैश कम हो जाता है, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स में दिखा देते हैं। लेकिन अगर ये आप ना एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये मुझे बताना नहीं था पर मुझे पता है आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये हम बाद में पढ़ेंगे अभी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में, कि अगर हम एंट्री कर चुके, मान लो 2,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट बनता है और हमने 12 महीने का रेंट बनता है 24,000, और लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड ने हमसे 1 महीने का और एडवांस रेंट भी ले लिया, हमने 13 महीने का रेंट पे कर दिया 2,000 पर मंथ के रेट से 26,000 लैंडलॉर्ड को पे कर दिए। हमें तो एंट्री करनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट 24,000, हाँ। प्रीपेड रेंट डेबिट 2,000 टू कैश 26,000। लेकिन हम्म। अकाउंटेंट इतना समझदार होता नहीं है, वो क्लरिकल लेवल का होता है, वो सीधा एंट्री कर देता है रेंट डेबिट टू कैश 26,000। हाँ। बाद में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है वो देखता है अरे यार इसने रेंट डेबिट टू कैश 26,000 कर दिया, जबकि रेंट में तो 24,000 डालने थे और 2,000 प्रीपेड में डालने थे। तो हाँ। फिर वो एडजस्टमेंट एंट्री करता है प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। अच्छा। प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट, तो टू रेंट करना मतलब रेंट में से माइनस हो गया। अच्छा। जो रेंट पहले 26,000 से गलती से डेबिट हो गया था तो उसको 2,000 से क्रेडिट कर देंगे, और जो प्रीपेड रेंट डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ तो उसको कर देंगे। तो फाइनली हम जब फाइनल अकाउंट में करते हैं तो प्रीपेड रेंट को हम रेंट में से माइनस करके एसेट्स में दिखा देते हैं। पर बेसिकली वो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रीपेड रेंट क्या है या प्रीपेड एक्सपेंस क्या था, आपको बोलो आंसर होगा इसका करंट असेट। सर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अगर हमने रेंट दिखाया है तो जो रेंट है वो प्रीपेड रेंट माइनस करके दिखाएंगे ना? हाँ जी, अगर ठीक है। प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसका मतलब अभी वो एडजस्ट होना बाकी है तो उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक जैसे है। अभी सीए ने किया ना, 26,000 में से 2,000 माइनस किए, उसने एंट्री कर दी हाँ। प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट, बेसिकली उसने रेंट को कम किया है। चलो अब ठीक आ है। जाते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है, इंटरनल कंटिजेंट। लाइबिलिटी और अच्छा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ। इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल इज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रेडिटर, बीपी, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन। लेकिन जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है वो भी फिर दो टाइप की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट, इसको भी लिक्विडिटी के बेस पर लिखते हैं। जिसकी पेमेंट सबसे पहले करनी है सबसे पहले उसको दिखाओ। तो पहले इंटरनल लाइबिलिटी की पेमेंट होती है कि पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी की पेमेंट होती है? अगर बिजनेस बंद हो जाए तो एक्सटर्नल, पहले बाहर वालों को दोगे, अपने को थोड़ा दोगे। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी पहले किसको दोगे? करंट लाइबिलिटी को कि नॉन करंट लाइबिलिटी को? करंट लाइबिलिटी को। उसको 2-3 महीने में पेमेंट हो जाती है उसकी। तो लिखो जी क्रेडिटर एंड बीपी, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, नीचे डालेंगे, लिक्विडिटी के बेस पर बना रहे हैं तो क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम या कह लो एडवांस इनकम, क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सब कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी। और ये सब इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। बैंक लोन, मॉर्गेज लोन,
ये दोनों इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? करंट है कि नॉन करंट है? नॉन करंट है। अब बैंक से लोन लिया है, कुछ गिरवी रख के लोन लिया है, मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, तो भैया सालों में पेमेंट होती है इनकी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जो 2-3 महीने पे पे करना होता है, इनकी पेमेंट तो किस्तों में कई सालों में होती है जाके। अब आ जाओ इसमें कैपिटल। लेकिन कैपिटल ये जो आपको दी होती है वो एक तरह से ना ओपनिंग कैपिटल होती है, इसलिए उसमें से हम ड्राइंग माइनस कर देते हैं अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो। और जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, जिसके लिए लिखा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट प्रोप्राइटर को ही मिलना होता है। और जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, उसी को हम ट्रायल बैलेंस, इसी को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो कैपिटल में ड्राइंग माइनस करके प्रॉफिट प्लस करके ऐसे लाइन खींच के फिर यहाँ अमाउंट दिखाएंगे। बस सोचने वाली बात ये है आदित्य, बैलेंस शीट की कौन सी चीज बड़ी आएगी, असेट्स की लायबिलिटी? सर क्या कहते हो? धैर्य? टैली होनी चाहिए। धैर्य क्या कहते हो? लायबिलिटी बड़ी होनी चाहिए, आदित्य कहता है एसेट्स बड़ी होनी चाहिए, आप क्या कहते हो? इक्वल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर दोनों से टैली हो रही है तो ही ठीक है, नहीं तो गलती हो गई है भैया, ढूंढो, मिस्टेक ढूंढो। आधी जिंदगी कॉमर्स के बच्चों की बैलेंस शीट टैली करने में निकल जाती है और बैलेंस शीट टैली हो जाए तो ऐसा लगता है बस स्वर्ग मिल गया, आत्मा को मोक्ष सर मिल अगर गया। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो सस्पेंस अकाउंट नहीं होता? वो ट्रायल बैलेंस होता है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो हम उसको डिफरेंस को एक बार सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाए एक बारी। सर लेकिन वो पता कैसे चलता है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है कि बस हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई है? एक बार फिर से पूछना, आपका क्वेश्चन क्या है? सर जैसे आपने बोला कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती तो सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को अमाउंट लिख देते हैं। सर ठीक लेकिन है। क्वेश्चन में हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कैलकुलेशन में एरर हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है? आप ट्रायल बैलेंस बनाना चाह रहे हो कि बैलेंस शीट बनाना, फाइनल ट्रायल अकाउंट बना रहे हो बैलेंस। पहले? हाँ तो कोई बात नहीं, हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अगर क्वेश्चन में आपको आइटम आइटम दिया और आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है नहीं हुआ है, हो सकता है आपकी मिस्टेक हो सकता है कि वो सही हो और उसमें ट्रायल बैलेंस टैली ना हो रहा हो। अगर आपको आइटम आइटम दिए हुए हैं और आपने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया है तो हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, कुछ मिस्टेक अभी है उसमें। मतलब आपकी मिस्टेक नहीं है, वैसे पीछे से मिस्टेक है, तो इसलिए आपको नोट देना पड़ेगा कि टैली नहीं हो रहा, हमने डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दिया। बच्चे अपनी बुक भूल गए। समय की होगी तनिष्का, तनिष्का की थी। चलो अभी दे दूंगा, मैं भूल ना जाऊं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। तो इलस्ट्रेशन नंबर निकालो 20। अब जो हम करेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन शुक्र है कि भी एडजस्टमेंट नहीं है, इजी है। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखो अकाउंटिंग प्रोसीजर चलता कैसे, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसका फाइनल अकाउंट बनता है। अब जो हमें करना है, हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और हमें उससे अगला स्टेप करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 सबने मेरे साथ करना है। पहले ऐसे करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। 18 नंबर की वेटेज है स्टेप। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनते हैं, चाहो तो एक बार सॉल्यूशन में देख लेना, बीच में लाइन नहीं आती, यानी सीधा एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें हम लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बड़ा सा बनाना। ये भी अभी छोटा क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बड़े क्वेश्चन आएंगे तो पहले से आदत डालो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है और बैलेंस शीट के लिए थोड़ी कम। सब लोग फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट। ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जो जनरल एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट है फॉर द ठीक है। ईयर एंडेड
31st March 2023, debit side and credit side, particular amount, balance sheet as at 31st March 2023, liability amount, assets amount. तो सब लोग फटाफट पहले फॉर्मेट बना लो. Illustration number 2020. From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and balance sheet in order of liquidity as at that date. अभी लिक्विडिटी वगैरह को इग्नोर कर देते हैं, पर वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, दिया ही होगा अगर फाइनल अकाउंट बनाना है. क्या मेरे को नहीं चाहिए? नहीं नहीं कोई. अच्छा सर पावर बैंक चल दे दे, भूलना चाहूंगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता. हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया ही होगा, चाहे फॉर्मेट में दिया चाहे बिना फॉर्मेट के दिया हो, दिया ही होगा. और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे अच्छा तरीका ये है मेघा कि हम एक एक आइटम पढ़ते चले, इसमें एक एक आइटम पढ़ते चले और उसको साथ के साथ लिखते चले. चलो देख कर समझ ही लो. खाली बच्चे क्या गलती करते हैं, ढूंढ ढूंढ के ना, पहले आइटम ढूंढ ढूंढ के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर आइटम ढूंढ ढूंढ के पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट उनकी भगवान ही मिलाते हैं. तो इसलिए ऐसी गलती मत करना. शुरू के इजी क्वेश्चन आपको लगेगा हो जाएगा और आप कर भी लोगे, लेकिन आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी. तो आपको करना कैसे है, ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम पढ़ते चलो, जिसको जहां डालना है साथ के साथ डालते चलो. देखो सबसे पहले देखो डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस में दिया है सबसे पहले डेटर. तो डेटर कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे डेटर? असेट साइड में सन्ड्री डेटर. 35,000 लिखते चलो, पीछे मत रह जाना. डेटर असेट्स में आते हैं, करंट असेट्स है हमारी. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022. हमारा ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को. स्टॉक दिया है 1 अप्रैल का, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है, लिख देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक. $50,000. लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये एक्सपेंस है कि इनकम है कि लाइबिलिटी है कि असेट्स है? असेट्स है. अभी मैं लिक्विडिटी को ध्यान में नहीं रखता, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. तो लैंड एंड बिल्डिंग वैसे नीचे आएगा, कैश इन हैंड ऊपर आएगा. चलो सही तरीके से लिख देता हूँ, कैश इन हैंड. वैसे कैश इन हैंड तो सबसे ऊपर आना था. कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख. कैश इन हैंड 16 एंड 40. फटाफट लिखो, 33 हाथ चलाओ और दिमाग भी. आगे है वेजेस. वेजेस फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा. सैलरी ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. पर रूल ये कहता है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आता है, परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं. तो मैं जगह छोड़ देता हूँ परचेज की और लिख देता हूँ टू वेजेस. परचेज के लिए जगह छोड़ दी मैंने, परचेज में इसके बाद लिखते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, जब आएगी लिख दूंगा. वेजेस के बाद है इंटरेस्ट. धैर्य, ये इंटरेस्ट खर्चा है कि इनकम है? वेजेस के बाद ना इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये खर्चा है कि इनकम है? सर खर्चा. ये आपने कैसे डिसाइड किया कि एक्सपेंस है? सर क्योंकि डेबिट बैलेंस है. वेरी गुड, क्योंकि डेबिट में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो मतलब एक्सपेंस है. इनकम होती तो क्रेडिट में होती. उसने क्या जवाब दिया था विमान ने? क्या बोला था वैसे इसमें? इनकम बोला था. नहीं नहीं एक्सपेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है.
डेबिट में खर्चे आते हैं, क्रेडिट में इनकम आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा टू इंटरेस्ट एज एक्सपेंस 2000। ध्यान रखना, ऊपर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, बीच में लाइन नहीं आती, मैंने अंदाजे से पी एंड एल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। बैड डेट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मेट बनाया था 5000। रिपेयर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये तो हमारी एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 15000। डेप्रिसिएशन, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे अभी फॉर्मेट में हमने देखा। ध्यान रखना, एक्सपेंस डेबिट में आते हैं, इनकम क्रेडिट में आती है, तो ये सारे एक्सपेंस चल रहे हैं अभी, या फिर एसेट्स है। रेंट, ध्यान रखना, रेंट अगर फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में आएगा, ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो ऑफिस का ही मानेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा रेंट। लेकिन फ्रेट एंड कैरियज दोनों पर होते हैं, ध्यान रखना, फ्रेट एंड कैरियज ट्रेडिंग में भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी तो ट्रेडिंग में आएगा, अगर क्लियरली मेंशन है कि फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट आउटवर्ड, तो ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अदरवाइज फ्रेट एंड कैरियज ट्रेडिंग में आएगा। सैलरी ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। ड्राइंग, ड्राइंग क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो पहले ढूंढ के पहले ऐसे करते हैं, कैपिटल लिख ही देते हैं, कितनी कैपिटल है स्पेस छोड़ के। कैपिटल क्रेडिट में दी हुई है 2.5 लाख की, और उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ड्राइंग, जो कि है 20,000 के। तो बाकी जो रह गया अभी भी मैं बाहर की तरफ ही लिखूंगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट भी ऐड करना है मेरे को, तो ऐसे लिखाना है, पहले कैपिटल लिखो, लेस ड्राइंग, जो बचा अभी यहाँ लिखो, जब नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करके फिर अमाउंट के कॉलम में लिखो। जनरल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, नहीं नहीं सॉरी, परचेज रह गया, परचेज कितने की है परचेज, 1 लाख रुपए की, जिसके लिए मैंने स्पेस छोड़ के चला था। परचेज रिटर्न तो नहीं है, तो टू परचेज 1 लाख, 1 लाख की परचेज दी है। जनरल एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस का ही खर्चा एक तरीके से, चाय पानी, कन्वेंस का, किसी का रिक्शा का भाड़ा, कुछ भी छोटे मोटे खर्चे। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, अब आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। क्रेडिट में सबसे पहले दिया है कैपिटल, वो हम लिख चुके हैं। इंटरेस्ट, तो क्या कहते हो विवान, इंटरेस्ट अब क्रेडिट में दिया है तो इसलिए इनकम है, और इनकम है तो सारी की सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती है बाय इंटरेस्ट। सर, बोलो सर बोलो, मैंने आंसर भेज दिया, अब एक बार चेक कर लेना। इस क्वेश्चन का? हाँ। अच्छा मैं अभी करके वो देख लूंगा, अभी मोबाइल स्टैंड पे लगा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, 1,10,000, ठीक तो होगा, बस मैं उसमें प्रेजेंटेशन चेक कर लूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में मैटर करती है इसमें बहुत। सेल्स, ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू, हमारा मेन रेवेन्यू यही है, बाय सेल्स 170।
अब आप नोटिस करोगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, यानी कि अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ध्यान से देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दो जगह जाएगा। इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक असेट्स में दिखा देंगे स्टॉक। और ये क्यों दिया होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में होता यही है कि फाइनल अकाउंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। अकाउंट क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को ही, तो 31 मार्च को हम एक ही दिन में सारे काम कर नहीं पाते, तो हम बाकी सारी एंट्री रिकॉर्ड वगैरह करके ट्रायल बैलेंस को टैली कर देते हैं। फिर 5-7 दिन बाद हम उसका वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर हो गया क्योंकि उसकी तो एंट्री हुई नहीं है, तो इसलिए अब दो जगह जाएगा। एडजस्टमेंट है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होगा तो दो जगह रिकॉर्ड होगा। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, और क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन। कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं तो ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन आती है। कुछ कह रहे हो आप? 270 में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा इसमें 90,000। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। 90,000। और वैसे अमाउंट लिखते वक्त ना एक छोटी चीज है वैसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, टाइम भी बचता है। जब लिखते हो ना तो ऐसे लिखा करो, जैसे 10 लिखा है, 10 के नीचे मैंने 8 लिखा, 10,000 8,000, तो ये 8 जीरो के नीचे है। अब 8,000 के नीचे मैंने लिखा 20,000, तो 22 मैंने इधर लिखा, 0 8 के नीचे लिखा है। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? इसे जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती और टाइम भी बचता है। तो ये 12th में बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू आता है 12th में, आता तो 11th में भी है, पर बच्चे ध्यान नहीं देते, इतना फर्क नहीं पड़ता ना। तो क्रेडिट से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट निकलेगा, तो क्रेडिट का टोटल लगाया मैंने 96,000, सेम डेबिट में लिखा, और सारे एक्सपेंस माइनस करके जो बचेगा उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 23,000, और इसी प्रॉफिट का हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट अब कैपिटल में ऐड हो जाएगा 23,000। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ग्रोस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट निकाला, उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में, वो कैपिटल में ऐड हो गया। तो यानी कैपिटल में ड्राइंग माइनस करके और प्रॉफिट प्लस करके जो फाइनल कैपिटल आएगी उसको हम अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। और क्या बताया था मैंने अयाती, बैलेंस शीट की कौन सी साइड बड़ी आएगी? दोनों इक्वल आएंगी। तो लो भगवान का नाम और टोटल लगा देते हैं, अभी तो मैं देख के लिख के देता हूँ डायरेक्ट, मुझे पता सही नहीं होगा। 3,63,000 लिख देते हैं। अरे ऊपर नीचे कर दिया मैंने टोटल। इंसान के नेचर में होती है चीज, सुधरती नहीं है कभी भी। नहीं यहाँ थी पहले नीचे वाली लाइन, उसके ऊपर किया मैंने। अच्छा ऊपर वाली ही नीचे है, लो और ऊपर कर देता हूँ। 3,63,000। ठीक है चलो, ये बेसिक क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये अगर समझ में आ जाएगा तो आगे ही बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि आगे हमें करना है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, और वो तभी समझ में आएगा जब कैश, ये फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आप अच्छे से कर लो, तब विद एडजस्टमेंट आप समझ पाओगे, वरना तो फिर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कंफ्यूज ही हो जाओगे, सारी चीजें में एक साथ खिचड़ी पड़ जाएगी। जो फिर बोल रहा हूँ साथ के साथ मेहनत करोगे तो ये चैप्टर हो पाएगा, वरना गई भैंस पानी में। मैं एडजस्टमेंट में पहुंच जाऊंगा और आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है इस आइटम को कि पीएनएल में डालना है। एडजस्टमेंट तो आप क्या ही समझोगे फिर, तो इसलिए आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा।
बस एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह का, वो 12th में भी आता है, तो मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में, तो वो नेक्स्ट क्लास में करा के ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसके बेस पर हम करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जो अगला चैप्टर है मेन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21, अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो चलो सब लोग फटाफट स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ और इलस्ट्रेशन नंबर 21 मुझे करके दिखाओ, और बाय बाय। जैसे जैसे करते जाओगे छुट्टी होती जाएगी, जब तक छुट्टी नहीं होगी जब तक आप कर नहीं लोगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। होमवर्क में